नमस्कार, आपका बहुत स्वागत है इंडिया वॉइस पे। मैं हूं आपके साथ समृद्ध मिश्रा। मेरा गांव मेरी गणना। उत्तराखंड में एसआईआर यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन लागू होने से पहले भारतीय जनता पार्टी के बड़े संगठनात्मक अभियान शुरू करने की तैयारी कर ली है। भाजपा अब दूसरे राज्यों में काम कर रहे उत्तराखंड के नागरिकों से अपील करेगी कि वे अपने पैतृक गांव में मतदाता सूची के नाम दर्ज कराएं। इसके लिए पार्टी ने मेरा गांव मेरी गणना या मेरा जनगणना मेरी वोट अभियान यहां पर शुरू किया, जिसके तहत आपको बता दें कि अपने कार्यकर्ताओं को गांव-गांव भेजने की रणनीति यहां पर बनाई जा रही। भाजपा ने इसे अभियान के लिए बूथ स्तर से कार्यकर्ताओं को विशेष रूप से मतदाता सूची का अध्ययन करने के निर्देश भी यहां पर दिए। पार्टी का फोकस खासतौर पर पर्वतीय क्षेत्रों में है, जहां बड़ी संख्या में लोग रोजगार के लिए राज्य और देश के बाहर जा रहे हैं। कार्यकर्ता गांव में रह रहे लोगों के साथ बाहर रहने वाले प्रवासी उत्तराखंडियों से भी संवाद करेंगे और उन्हें अपने मूल गांव में वोट जोड़ने के लिए प्रेरित करेंगे। आपको बता दें कि उत्तराखंड में पलायन लंबे समय से एक गंभीर समस्या बना हुआ है। पलायन आयोग के आकलन के अनुसार आपको बता दें कि वर्ष 2011 से 2022 के बीच प्रदेश में तकरीबन 1,47,512 लोग स्थायी रूप से पलायन कर चुके हैं। इसके चलते कई पर्वतीय गांव आज भी वीरान पड़े हुए हैं। हालांकि कोविड काल में कुछ लोगों ने रिवर्स पलायन किया और अपने गांव में रहकर रोजगार शुरू किया। सरकार का कहना है कि रिवर्स पलायन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की नीतियों का सकारात्मक परिणाम है। मुख्यमंत्री के अनुसार आपको बता दें कि राज्य सरकार युवाओं को रोजगार से जोड़ने और गांवों को फिर से आबाद करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। इसी उद्देश्य से पलायन आयोग का गठन भी किया गया था। भाजपा नेताओं का कहना है कि पलायन के कारण पर्वतीय क्षेत्रों में जनसंख्या घटने से विधानसभा सीटों और केंद्रों में मिलने वाले बजट पर भी असर पड़ रहा है। इसलिए मेरा वोट मेरी जनगणना मेरा गांव अभियान के जरिए प्रवासी उत्तराखंडियों को अपने मूल गांव से जोड़ा जाएगा। वहीं कांग्रेस ने भाजपा के इस अभियान पर सवाल खड़े कर दिए हैं। कांग्रेस प्रदेश महामंत्री नवीन जोशी का कहना रहा कि भाजपा सरकार ने अब तक ना तो पलायन रोकने के लिए कोई ठोस कदम उठाया है और ना ही बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने की दिशा में कोई प्रभावी कदम यहां पर उठाया गया। उनका आरोप है कि प्रदेश में बेरोजगार लगातार बढ़ती जा रही है। गौरतलब है कि वर्ष 2026 में एसआईआर प्रक्रिया शुरू होगी, जबकि 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं। तो उत्तराखंड में किस तरीके से 2026 में एसआईआर की प्रक्रिया शुरू होने के लिए यहां पर तमाम तैयारियां भी कर ली गई हैं, क्योंकि 2027 में यहां पर विधानसभा चुनाव होने। फिलहाल निर्वाचन आयोग द्वारा प्री एसआईआर प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है, जिसके तहत बीएलओ को प्रतिदिन 30 मतदाताओं से संपर्क कर उन्हें दस्तावेजों और प्रक्रिया की जानकारी देने के निर्देश यहां पर दिए गए हैं, ताकि एसआईआर लागू होने पर किसी भी मतदाता को परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो किस तरीके से यहां पर मेरी जनगणना मेरा वोट अभियान के तहत यहां पर भाजपा लगातार काम कर रही है, पूरा मामला एक बार को दिखा देते हैं हमारी इस रिपोर्ट के माध्यम से। अभी तक देखिए, जो एक अच्छी संख्या 6,500 से अधिक की संख्या इस वर्ष लोगों ने रिवर्स पलायन राज्य के अंदर किया है, जो हमारे लिए बहुत उत्साहजनक है। हम उसमें और प्रयास कर रहे हैं। और प्रवासी जो मैंने पंचायतों की बात की है, उसमें देश और दुनिया में रहने वाले सभी हमारे प्रवासी भाई बहन या जो राज्य के अंदर भी अलग स्थानों पर निवास करते हैं, उन सभी को अपने अपने जनपदों में एक दिन जो है सबका सम्मेलन हो, आपस में लोगों की चर्चा हो, इस प्रकार की योजना पर भी हम काम कर रहे हैं। नहीं देखिए, अगर बात कांग्रेस के आरोप की है तो कांग्रेस ने तो कभी पलायन को रोकने के लिए काम ही नहीं करा। कभी पलायन के लिए उन्होंने यहाँ पर रिवर्स पलायन की कभी बात ही नहीं सोची, कभी कोई स्कीम ही नहीं बनाई। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार और पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में जिस तरीके से पलायन को रोकने के लिए काम कर रही है, जिस तरीके से रिवर्स पलायन की बात कर रही है, हम अपने गांव को गुलजार कर रहे हैं, हम अपने गांव को होम स्टे के जरिए पर्यटन को यहाँ पर बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं, ताकि हमारे जो लोग बाहर चले गए हैं वो यहाँ आए और अपने गांव में आकर के अपना काम करें, अपना काम स्टार्ट करें, अपने कार्य को स्टार्ट करने का काम करें। लेकिन कांग्रेस की जो नीति है और जो सोच है वो कहीं ना कहीं पलायन के जो लोग चले गए हैं उनको लाने की नहीं है, बल्कि इस पर राजनीति करने की है। आज पुष्कर सिंह धामी जी ने जिस तरीके से गांव को गोद लिया और जो हमारे अधिकारी कर्मचारी जिन गांव को गोद दे रहे हैं उनको गुलजार करने का काम कर रहे हैं। 2027 का विधानसभा का चुनाव नज़दीक है, तो भारतीय जनता पार्टी पैतरे फेंकने में तो माहिर है। जिस प्रकार से वो कह रहे हैं कि रिवर्स पलायन हम लोग करेंगे, यहाँ पे रोजगार देंगे, यहाँ से पलायन रोकेंगे। जो इन्होंने पलायन आयोग बनाया था कि यहाँ से प्रदेश के अंदर हम बेरोजगारी को ख़त्म करेंगे, जो यहाँ से पलायन हो रहा उसको हम रोकेंगे, तो आज पलायन आयोग के दफ्तर में खुद ताला लग गया है। खुद पलायन आयोग इनका पलायन कर चुका है। सवाल यह है कि आपने 9 साल का समय होने वाला है, आपने कितना यहाँ से पलायन को रोका,
कितने बेरोजगार युवकों को रोजगार दिया। ये आज पूरा प्रदेश भ्रष्टाचार में डूबा पड़ा है। इनके जो मंत्री विधायक इन पे समय समय पे आरोप लगाते आए हैं कि सरकार काम नहीं कर रही है, लेकिन इनको चाहिए कि इसकी और ठोस रणनीति बनानी चाहिए। लेकिन 9 सालों के अंदर न इन्होंने रोजगार दिया, न यहाँ पे इन्होंने पलायन को रोक पाए। मुख्यमंत्री जी ने इतना बड़ा इन्वेस्टर समिट देहरादून के अंदर किया, करोड़ों रुपए जो उद्योगपति थे उनकी आवभगत में खर्च कर दिया, लेकिन मुख्यमंत्री जी आज तक ये नहीं बता पाए कि प्रदेश के अंदर कितने उद्योग धंधे लगे, कितने बेरोजगार। तो देखिए 2027 के विधानसभा चुनावों से पहले अब यहां पर बीजेपी बूथ बूथ जाकर प्रवासी लोगों को, प्रवासी उत्तराखंडियों को वापस गांव में लाने की कोशिश कर रही है ताकि किसी का भी नाम यहां पर ना चूका जाए। इसी चर्चा पे बहस करने के लिए हमारे साथ 2 खास मेहमान जो हैं वो जुड़ चुके हैं। दोनों से आपको रूबरू करा देते हैं। हमारे साथ डॉक्टर आरपी रतूड़ी जुड़ चुके हैं, प्रदेश प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी की ओर से, और हमारे साथ डॉक्टर प्रतिमा सिंह है कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए। दोनों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल मेरा देखिए आरपी रतूड़ी जी सर आपसे रहेगा कि यहाँ पर देखिए अब मेरा गाँव मेरी गणना किस तरीके से अभियान चलाएगी भाजपा? देखिए सनोज जी, जी भारतीय जनता पार्टी की नीयत बिल्कुल साफ है। अभी मेरे मित्र कांग्रेस के जोशी साहब अभी बहुत बड़े बयान दे रहे थे, पर ये नहीं बताया कि हमारे 10 साल के कार्यकाल में हमारी पार्टी ने क्या काम किया कि हम रिवर्स पलायन को बढ़ावा देंगे। आरोप लगाने का काम तो ठीक सरल होता है, लेकिन धरातल पर अभी आप देखेंगे जब से धामी साहब मुख्यमंत्री बने हैं तब से रिवर्स पलायन के लिए कितनी योजना आई। अभी वो रोजगार पे कह रहे थे, अरे भाई 25 साल इस राज्य को बने हो गए, 10 साल कांग्रेस के रहे, कुल कितने लोगों को रोजगार दिए? धामी जी की सरकार में 26,000 लोगों को रोजगार मिला और इनके कार्यकाल में 2,500 लोगों को रोजगार मिला। ये आंकड़े हैं, ये मेरे नहीं है, ये सरकारी आंकड़े हैं। सवाल ये है कि आप रोजगार केवल इसीलिए तो भरोसा नहीं करी जनता, उत्तराखंड की जनता जी कांग्रेस उसके बाद भी नहीं समझ रही है कि लोकसभा का चुनाव भी भाजपा जीतती है, विधानसभा का चुनाव भाजपा दोबारा जीतती है, नगर निकाय के चुनाव भाजपा जीतती है, पंचायत के चुनाव भाजपा जीतती है। लेकिन ये कभी भी मंथन नहीं करते कि हमारे अंदर कमी क्या है। अरे आरोप लगाने से नहीं होगा, अपने अंदर सुधार लाओ कि आपने क्या किया। 10 साल आपको कार्यकाल मिला था, आपने उत्तराखंड की जनता के हित में क्या रोजगार दिया। आज आप इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं, अरे तिवारी जी का नाम सभी देते हैं, लेकिन सिडकुल कहाँ बनाए? मैदानी क्षेत्र में ना, तब कहाँ पहाड़ की चिंता की थी? एक जगह मुझे सिडकुल बताओ कि जो पहाड़ में कहीं पर स्थापित किया हो। आज मेरी सरकार वहाँ उद्योग लगाने के लिए 50% सब्सिडी देने का काम कर रही है। आज आप सौर ऊर्जा में 80% तक की सब्सिडी मेरी सरकार ने देने का काम किया। ये किसने रोका था भाई? कांग्रेस को कि आप मत करिए। आज हॉर्टिकल्चर में हो, फ्लोरिकल्चर में हो, आज हम कह रहे हैं कि आइए उत्तराखंड की तरफ, और आपको उदाहरण दिखा दूं, इतने सारे बगीचे आज सब्ज बाग की तरह वो पनप रहे हैं। ये धामी जी का ये तो दृष्टिकोण है, ये उनकी सोच है। कांग्रेस को आरोप लगाने के बजाय अपने अंदर मंथन करना चाहिए कि हमको जो 10 साल मिले थे, हमने जनता के लिए क्या किया, क्या वजह रही कि हमको स्वीकार्यता खत्म हो रही है। बाहर के लोग हम कांग्रेस से प्यार करना बंद कर रहे हैं। इसका मंथन अगर जिस दिन कांग्रेस करेगी उस दिन ये नहीं। लेकिन रतूड़ी जी सवाल ये है कि पलायन तो अभी भी हो ही रहा है ना, लेकिन ऐसी बात तो है नहीं कि उस पर पूरी तरीके से रोक लग गई है। नहीं मित्रा जी, पलायन काफी हद तक अगर आप आंकड़ों के आधार पे बताएंगे
आंकड़े तो सर ये कह रहे हैं कि 2011 से लेकर 2022 तक तकरीबन 1,47,000 लोग ऐसे हैं। पलायन तो देखिए भौतिक जांच की जो सबकी आवश्यकताएं हैं, जी वो पलायन पहले से चला आ रहा है, तो रोजगार के लिए है वो और कई कारणों से था, लेकिन पिछले 6 सालों में ये पलायन रुका है। आज रोजगार के लिए जब वहाँ शिक्षक को नौकरी मिल रही है, डॉक्टर को मिल रही है, नर्सेस को मिल रही है, आप तमाम नौकरियां पहाड़ों में भी मिल रही है, तो वो वहीं पर रुक रहे हैं। ठीक है प्रतिमा जी, देखिए साफ तौर पे ये कह रहे हैं कि देखिए पलायन जो है वो तो सबसे ज्यादा रुका ही है, और 10 साल में कांग्रेस ने आखिरकार क्या किया ये उन्होंने सवाल खड़ा कर दिया। किस तरीके से आप देखती हैं इन सब चीजों को, और ये जो अभियान यहाँ पर बीजेपी शुरू कर रही है इस पर क्या प्रतिक्रिया कांग्रेस की? को कितना रोजगार मिल रहा है इसका जीता जागता उदाहरण आपने ज्यादा दिन नहीं बीते हैं, महीना भर ही बीता है, आपने उस परेड ग्राउंड के बाहर बेरोजगार संघ का धरना देखा कि बेरोजगार, आपने रोजगार तो नहीं दिया, लेकिन जो बच्चे बेचारे मेहनत करके रोजगार की आस में परीक्षाएं देते हैं उनसे वो अधिकार भी जो है छीनने का जो है कार्य किया। आपने किस तरीके से पेपर लीक जो माफिया है हाकम सिंह, उसको अपनी सर आंखों पर जो है बिठाने का जो है कार्य किया है, और यही वजह है। और आपने कहा जी 10 सालों में आखिर कांग्रेस पार्टी ने क्या किया, अब 10 सालों में हमने क्या किया, इसको मैं बता देती हूँ कि इन्होंने अभी कहा, चलिए आपने स्वीकार तो किया कि इंडस्ट्री लगी जरूर है, और यहाँ पे देखिए जब भी आप काम की बात करेंगे समृद्ध जी, तो भारतीय जनता पार्टी मुझे लगता है कि एक ऐसी वहां पे एक ऑरा है कि आप हमेशा चाहे ना चाहे व्यक्ति चाहे जितना भी अच्छा हो वो उस तरफ झुक जाता है कि वो बंटवारे की राजनीति में उतर आता है। इंडस्ट्री लगी, सिडकुल बना, पिटकुल लगे, अरे भाई जहां उस वक्त जो स्थिति थी जहां पे फिजिबिलिटी थी वहां पे लगाए, कम से कम 50,000 से भी ज्यादा जो लोग हैं उनको रोजगार मिल रहा है, और स्कूल खोलने का कार्य कांग्रेस पार्टी ने किया, प्राइमरी जो हेल्थ सेंटर्स है उसको खोलने का कार्य कांग्रेस पार्टी ने किया। आप सड़कों की बात कर रहे हैं, जिन सड़कों को हम जो है उत्तर प्रदेश के वक्त कांग्रेस के कार्यकाल में बना चुके थे, आज उससे आप क्या कर रहे हैं, आप चौड़ीकरण के नाम पे जनता के साथ छल करने का कार्य कर रहे हैं, भ्रष्टाचार करने का कार्य कर रहे हैं। तो बात ये नहीं है कि जनता ने कांग्रेस को नकारा, जनता ने कांग्रेस को नहीं नकारा, इसकी कलई तो राहुल गांधी जी खोलने का कार्य कर ही रहे। माननीय राहुल गांधी जी ने भारतीय जनता पार्टी और इलेक्शन कमीशन के बीच जो षड्यंत्र चल रहा था उसको जनता के सामने उजागर करने का कार्य किया। आप हमसे जीत नहीं रहे हैं, आप वोट चोरी कर रहे हैं, और वोट चोरी के साथ साथ आप चुनाव चोरी करने का कार्य कर रहे हैं। आपने कहा पहाड़ की जनता ने कांग्रेस को नकार दिया, मैं याद दिला दूं, निकाय चुनाव हुए, पंचायत चुनाव हुए, निकाय चुनाव में सबसे ज्यादा भरोसा जनता ने, पहाड़ की जनता ने कांग्रेस पार्टी पर, और निर्दलीय और पंचायत चुनाव देखा किसे कांग्रेस पार्टी पर भरोसा करने का कार्य जनता ने किया, लेकिन छल से, कपट से, धन बल, बाहुबल और किस तरीके से गोलियां जो है हवा में उड़ाते हुए आप अपहरण करते नजर आ रहे थे कांग्रेस पार्टी के जिला पंचायत सदस्यों का और प्रत्याशियों का। तो प्रत्याशी चुराना भारतीय जनता पार्टी की कोई नई बात नहीं है। तो ये कहना, देखिए आप धन बल और बाहुबल से जीतते आए हैं, अगर मैं लोकल बॉडीज के इलेक्शन की बात करूं तो, और कांग्रेस पार्टी ने क्या किया और क्या नहीं किया, मुझे लगता है ये पूरा देश जानता है कि आज आप नाम बदलने का जो खेल खेल रहे हैं, यहाँ पे रिवर्स पलायन की बात हो रही है। मैं याद दिला दूं कि रिवर्स पलायन की तरफ अगर सबसे बड़ा कदम किसी उसने सरकार ने उठाया तो वो कांग्रेस पार्टी ने उठाया। और आपको याद दिला दूं कि कोरोना काल में जब हमारे प्रवासी मजदूर अपने प्रदेश की तरफ रुख कर रहे थे, तो कांग्रेस पार्टी ने सरकार से यह निवेदन किया था कि जो अपने लोग जो अपने प्रदेश में वापस आ रहे हैं, कुछ ऐसा करिए, मनरेगा के तहत उनको जॉब कार्ड प्रोवाइड करिए, और जो है सेल्फ हेल्प ग्रुप के थ्रू उनको आप रोजगार प्रोवाइड करिए, स्वरोजगार प्रोवाइड करिए, उनको लोन दीजिए, उनकी मदद करिए, जिससे कि वो यहीं ठहर जाए। क्या हुआ? 1 साल भी नहीं बीते, हमारे अपने लोगों को ये प्रदेश छोड़ करके जाना पड़ा, क्योंकि आप रोजगार की व्यवस्था नहीं कर पाए। कौन से 25,000 रोजगार की बात भारतीय जनता पार्टी कर रही है, ये मुझे बता दे। नहीं, आपको याद होगा बेरोजगार संघ के जब धरना था बेरोजगारों का, वहां धामी जी पहुंचे और धामी जी ने कहा कि 25,000 रोजगार को युवाओं को रोजगार दिया हमने। वहां पे सारे युवा खड़े हो गए, उन्होंने कहा नहीं झूठ मत बोलिए, 2200। तो आप समझिए
8 साल में 2200 रोजगार दिए हैं। उस वक्त धामी जी खामोश हो गए क्योंकि उन्हें पता था कि वो झूठ बोल रहे हैं। हम तो खुला चैलेंज दे रहे हैं, आप ले आइए 22,000 की लिस्ट। और कांग्रेस पार्टी ने 10 सालों में कितने लोगों को रोजगार दिया है, हम उनकी लिस्ट ले आएंगे और दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तो बात ये नहीं तुमने क्या किया हमने क्या किया, कहते हैं ना बीती बिसारी छोड़िए आगे की सुध लीजिए। तो ये हाल है, आप छोड़ दीजिए क्या हुआ क्या नहीं हुआ। आज आप पलायन को रोकने के लिए क्या कर रहे हैं? आपका तो पलायन आयोग ही पलायन कर चुका है और मुझे नहीं पता भारतीय जनता पार्टी के डेटा कहां से आते हैं, क्योंकि जो डेटा सच में जो डेटा सरकार द्वारा जारी होता है, चाहे वो एनएसएस का हो, चाहे वो पलायन आयोग का हो, अभी आपने 1 साल भी नहीं बीते हैं उस पलायन आयोग की रिपोर्ट को, सर्वे रिपोर्ट, जिसमें उन्होंने साफ तौर पे कहा कि जो स्थायी पलायन है वो पहले अस्थायी पलायन था, अब 2017 के बाद से जो स्थायी पलायन है वो बढ़ रहा है। 1794 के करीब घोस्ट विलेज हो चुके हैं, जिसमें सबसे ज्यादा जो विलेज ऐड हुए हैं, मैं आपको याद दिला दूं, वो 2018 के बाद से ऐड हुए हैं। तो ये हम नहीं कह रहे, ये आपके पलायन आयोग की सर्वे रिपोर्ट कह रही है। उन्होंने कहा एजुकेशन नंबर 1 पे है, उसके बाद स्वास्थ्य सेवाएं हैं, उसके बाद रोजगार है। क्योंकि देखिए इंसान तो खेती करके भी कर लेगा, लेकिन पढ़ाएगा तो अपने बच्चों को ना, इलाज कराने तो अस्पतालों में जाएगा। जब आप ये बुनियादी सुविधाएं नहीं दे पा रहे, चौखुटिया आपके सामने है, चौखुटिया के लोग मतलब 280 के करीब किलोमीटर जो दूरी से पैदल चल करके देहरादून आ रहे हैं। मन में कितना दर्द होगा, कितना मर्म होगा कि उनको उनके जो है उनके जिले में, उनके कस्बे में, उनके ब्लॉक में अस्पताल नहीं मिल पा रहे हैं, डॉक्टर्स नहीं है, मशीनें नहीं है, एम्बुलेंस नहीं है, स्ट्रेचर नहीं है। इसीलिए तो, नहीं तो आप 2 किलोमीटर चल लीजिए, समझ में आ जाता है कि क्या स्थिति है। 280 किलोमीटर बहुत होते हैं। तो चलकर आके आपको आईना दिखा रहे हैं, आप तब भी कह रहे हैं कि हमने जो है झंडे गाड़ दिए। तो मुझे लगता है कि समस्याओं को देख करके आंखें बंद करना समाधान की तरफ नहीं ले जाता है। समस्याओं को स्वीकार करिए। धामी जी ने इस प्रदेश को सिर्फ खनन प्रदेश, खनन माफियाओं का प्रदेश बना दिया है, भूमि माफियाओं का प्रदेश बना दिया। ये जनता के हित की बात क्या करेंगे? आपने तो पूरा प्रदेश भूमि माफियाओं को बेचने का कार्य कर दिया। अभी कल का फरमान जारी कर दिया, देख लीजिए कैबिनेट बैठक में जी, कि कृषि जो भूमि है पहले उसका लैंड यूज चेंज होता था। कांग्रेस के कार्यकाल की बात बता रही हूँ, लैंड यूज जो है चेंज होता था 142 में, उसके बाद वो कमर्शियल यूज में आता था। अब दामी जी ने कह दिया जी आइए मेरे बिल्डर मित्रों, आपको जितनी कृषि भूमि लेनी है लीजिए, उस पर रिजॉर्ट बनाइए, उस पर होटल बनाइए, लैंड यूज चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। अब आप जाइए अपने किसान भाइयों को धमकाइए, उनको प्रेशराइज कीजिए, उनकी सोने की जमीन कौड़ी के भाव में खरीदिए और इस प्रदेश में जो कि ऑलरेडी आपदाग्रस्त प्रदेश है, इस पे और कंस्ट्रक्शन का बोझ डालिए। और आप कह रहे गांव में, पहाड़ों में टाउनशिप डेवलप करेंगे। अरे भैया पहले थोड़ा तो इन्वायरमेंट के बारे में सोच लीजिए, थोड़ा तो यहाँ के लोगों की जान माल के बारे में सोच लीजिए। हमने धराली देखा, हमने थराली देखा, हमने चमोली देखा, हमने जोशीमठ देखा, सबसे बड़ी आपदा इस प्रदेश ने केदारनाथ देखी। ये सब इस बात का प्रतीक है कि किस तरीके से आप पर्यावरण के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं और इसी वजह से आपको आपदा को आप बुलावा देने का कार्य करें। ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये पर्यावरणविद कह रहे हैं, ये एनजीटी कह रहा है और ये वो लोग कह रहे हैं जो पर्यावरण संरक्षण के लिए जमाने से जो है कार्य कर रहे हैं। यमुनोत्री हाईवे आपकी बात कर रहे हैं, आप 1000 से 2100 देवदार के वृक्ष काट देंगे जो सालों साल पुराने हैं। वहां पे लोग आंदोलन कर रहे हैं। खलंगा आपके सामने था कि हरियाणा का एक व्यक्ति आके 40 बीघा जमीन को अपना कह रहा है। कांग्रेस पार्टी और कई इन्वायरमेंटलिस्ट जो थे उन्होंने आवाज उठाई, प्रोटेस्ट हुआ, तब अभी भी वो मुद्दे में क्या हुआ ये किसी को नहीं पता। ये पूरे प्रदेश को बेच दिया आपने, पूरे प्रदेश की स्थिति खराब कर दी, बद से बदतर कर दी। और मुझे लगता है आप बड़ी बड़ी बातें करते वक्त मतलब आंखों में थोड़ी तो शर्म धामी जी की आनी चाहिए, जो वो इस तरीके की झूठ परोस रहे हैं। आप मुख्यमंत्री हैं, आप रिवर्स पलायन पे झूठ बोल रहे हैं, बड़े शर्म की बात है ये, बहुत शर्म की बात। रतूड़ी जी इनके बात का जवाब दीजिए, लेकिन साथ ही में एक चीज उसमें ये जोड़ना चाहूंगा, बीजेपी लगातार इस चीज को कहती है घुसपैठिए जो हैं उनको बाहर करेंगे, रिवर्स पलायन से इस चीज की कैसे आप सुनिश्चित कर सकते हैं कि इसमें घुसपैठी नहीं आएंगे प्रदेश के अंदर? तो मिश्रा जी मैं इनका एक जवाब दे दूं जी। ये वोट चोरी की बात कर रही थी। 2013 में किसकी सरकार थी? 14 में
कांग्रेस की सांसद कितने जीत के आए? 44। नेता प्रतिपक्ष नहीं बन पाया। तब वोट चोरी किसने की? किसकी सरकार थी? और जब 2024 का चुनाव हुआ तब 99 में पहुंचे, किसकी सरकार थी? नेता प्रतिपक्ष बन पाया। तब वोट चोरी हुआ था या अब हुआ था? अरे भाई, ये जनता सब जानती है। कितना झूठ बोलोगे? मोदी जी के कार्यकाल में आपका नेता प्रतिपक्ष बन गया, और जब कांग्रेस की सरकार थी तब वो नेता प्रतिपक्ष बनने लायक नहीं रहा। कब वोट चोरी हुई? जरा सा, ये जनता मूर्ख नहीं है, जनता सब समझती है। क्या कारण था कि 14 में 19 में नेता प्रतिपक्ष बनने लायक न रहे, केवल गाली देने लायक रहे। वोट चोरी कह दो, मोदी चोर कह दो, और फिर सुप्रीम कोर्ट में माफी मांगते रहो। ये काम नहीं चलने वाला। ये देश है, ये भारत की जनता है। उसी तरह अगर या धामी जी के कामों को आप कह रही हैं कि जो मर्जी आ जाए, अरे भू कानून कितना सख्त किया, 250 गज से अधिक कोई आदमी बाहर का जमीन नहीं खरीद सकता। ये उत्तराखंड के लोगों के लिए धामी जी ने कहा कि आपकी जमीन है, आप रिजॉर्ट बनाइए, ये बाहर के आदमी के लिए नहीं बनाया। ये बयानबाजी नेशनल चैनल पर। और प्रतिमा जी, आप तो लॉयर भी हैं। अरे भगवान की कृपा है कि एक बुद्धिजीवी कांग्रेस में है, कम से कम वो तो ठीक बोले। आप LLB LLM है, PhD हो, प्रोफेसर हो, क्यों इतनी हल्की बात करते हो? यहाँ 250 गज से अधिक बाहर का आदमी जमीन नहीं खरीद सकता। ये कानून है। क्यों कह रहे चैनल पर झूठ? ये उत्तराखंड के लोगों के लिए एक हमने कानून बनाया कि आप कैबिनेट बैठक का आप मिनट निकालिए। क्या आप उस कैबिनेट बैठक में अगर रिजल्ट बनाना चाहते हैं, रतूड़ी जी, नहीं, उस कैबिनेट बैठक में कहीं भी ये नहीं लिखा। ठीक है प्रतिमा जी, मैं आप पे आऊंगा। रतूड़ी जी देखिए, ठीक है। उस कैबिनेट बैठक में जो भी तथ्य सामने आए, प्रतिमा जी देखिए, मैं आप पे आऊंगा। मैं एक बार उनसे जवाब ले लेते हैं पूरा, क्योंकि एक सवाल मेरा भी था जो कहीं ना कहीं पीछे छूट गया। रतूड़ी जी देखिए, एक सवाल मेरा आपसे यह भी था कि आप लोग लगातार घुसपैठियों को बाहर करने की बात करते हैं। रिवर्स पलायन से इस चीज को कैसे आप गारंटी देंगे कि इसमें कोई घुसपैठी जो है वो प्रदेश के अंदर नहीं आएगा? देखिए मिश्रा जी, ये सदन जो मतदाता पुनरीक्षण का कार्यक्रम है, ये तो पहली बार नहीं हो रहा, ये आज 9वीं बार हो रहा। कांग्रेसियों की सोच और बुद्धि भ्रष्ट हो गई। इनको साथ अपने कार्यकाल के सघन पुनरीक्षण नहीं दिखाई दे रहा जी। अरे भाई, जो मतदाता मर गया होगा वो हट जाएगा, जो डबल होगा वो हट जाएगा, जो बाहर से आकर के अपने कागज पत्तर में दिखा पाएगा वो हट जाएगा। इससे इनको क्या आपत्ति है? वो अपने आप ही जो जबरदस्ती यहाँ पर कागजों से मतदाता बना होगा या गलत पेपरों से यहाँ का वोटर बन गया होगा, उसको निकालने का काम हमारी सरकार करेगी जी। हमारी सरकार उत्तराखंड की देवभूमि का स्वरूप नहीं बदलने देगी। उसका प्रयास रहेगा ये देवभूमि बनी रहे। ठीक है प्रतिमा जी। जी देखिए, 8 सालों से ठीक है प्रतिमा जी, जवाब दीजिए इनकी बात का। 8 सालों से सत्ता में जो लोग बैठे हैं वो आज चुनाव आने से पहले घुसपैठियों की बात कर रहे हैं। ये अपने आप में दर्शा रहा है कि आप कितने सजग रहे हैं इस देवभूमि की गरिमा को और सम्मान को बचाने के लिए। अब रही दूसरी बात, कैबिनेट बैठक में जो बातें बाहर निकली उसमें कहीं भी ये नहीं लिखा हुआ था कि ये जो कृषि भूमि है ये सिर्फ उत्तराखंड के लोग लेकर के रिजॉर्ट बनाएंगे। उसमें आप भी देख लीजिए, आपके पास समृद्ध जी आया होगा, उसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि अब कृषि भूमि का जो लैंड यूज है वो चेंज किए बिना आप उस पर रिजॉर्ट बना सकते हैं। अब आप, क्योंकि आप सिर्फ भू कानून की बात कर रहे हैं, आपने एक प्रदेश में 2 भू कानून लेके आ गए। आप
और आप सख्त भू कानून की बात कर रहे हैं। वन नेशन वन इलेक्शन की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी एक प्रदेश में एक सख्त भू कानून नहीं दे पाई। पहाड़ के लिए अलग रूल बना दिए आपने, उधम सिंह नगर हरिद्वार के लिए अलग रूल बना दिए। तो ये क्या है? क्योंकि पहाड़ तो पूरा बेच दिया आपने। अब जहाँ पे जमीनें बची हैं आप सोच रहे हैं वो भी तो हम बेच दें। आके दामी जी को तो पता है अगली बार तो आना नहीं है, और ये टर्म भी कंप्लीट कैसे होगा ये भी इन्हें नहीं पता। और रही दूसरी बात, देखिए कब कांग्रेस पार्टी ने कब नेता प्रतिपक्ष बन पाए या नहीं बन पाए, वोट चोरी कैसे हुई, देखिए कभी भी प्रमाण के बिना राहुल गांधी जी बात नहीं करते। माननीय राहुल गांधी जी ने 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, और दोनों प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है में जितने भी तथ्य दिखाए हैं सब चुनाव आयोग ने जो डेटा दिया उसके बेसिस पे जो हमने फाइंडिंग्स लेके आए, हमने इंक्वायरी की, घर घर गए, ब्राजीलियन मॉडल हमने बताया। अमित शाह जी नहीं बोल पाए, अमित शाह जी ने सदन में उसका जवाब नहीं दिया। आप इधर उधर की बातें करने लगे, ये नहीं बताया कि कारवां क्यों लूटा। ब्राजीलियन मॉडल 27 जगह उसका नाम है, वो तो नहीं आई। उसने शाम को वीडियो जारी किया, ये मेरी 8 साल पुरानी फोटो है जिसका इस्तेमाल किया गया है, मैंने कोई वोट नहीं डाले। किसने 27 जगह वोट डाल दिए? ये चुनाव आयोग को जो आपने कमजोर करने का कार्य किया है, चुनाव आयोग को अपनी मुट्ठी में रखने का कार्य किया है। आपने नियम बदल दिए, आपने लॉ बदल दिया कि चुनाव आयोग के खिलाफ आप कोर्ट नहीं जा सकते। ये बार बार कहते हैं ना हम लोगों से, आप कोर्ट नहीं जाते। पहले चुनाव आयोग का जो अभी अमेंडमेंट आपने इलेक्शन कमीशन चलिए ठीक है, समय जो है वो आज हमें इतनी इजाजत देता है। बहुत शुक्रिया आप दोनों ही खास मेहमानों का हमारे साथ आज की इस बहस में जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। तो किस तरीके से यहाँ पर जो है अब मेरा गांव मेरी जनगणना को लेकर यहाँ पर बीजेपी बूथ बूथ जाकर लगातार ये चीज कह रही है कि 2027 के विधानसभा के चुनावों से पहले 2026 में एसआईआर की प्रक्रिया जो है वो शुरू कर ली जाएगी, ताकि जितने भी ऐसे प्रवासी उत्तराखंडी हैं जो दूसरे राज्यों में रह रहे हैं वो अपने गांव में आकर अपने हितों का प्रयोग कर सकें और मतदाता सूची में अपना नाम जो है वो दाखिल कर सकें। हालांकि इसको लेकर राजनीति भी जो है काफी ज्यादा प्रदेश में फिलहाल देखने को मिल रही है। मेरे साथ फिलहाल के लिए इस बहस में इतना ही, लेकिन बाकी तमाम खबरों और अपडेट्स के लिए आप बने रहें और देखते रहें सिर्फ इंडिया वॉइस।